Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are talking about the wasteland and its part one, the burial of the dead. So, here in this poem, we are talking about the summary analysis, characterization, themes, and line by line text. So, this is going to be very important and a bit longer video. इसके ऊपर आज तक बहुत ज़्यादा काम हुआ और इसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, मगर इंशाल्लाह आपको किसी की समझ नहीं आएगी क्योंकि आई गेस बनाने वालों को भी समझ नहीं आई। तो जिस तरह उनको लाइंस मिली वो इसको इंटरप्रेट करते आए। सो लेट्स ट्राई कि हम इसको एक बेहतर इंटरप्रिटेशन दे सकें और आपको ये पोम समझ आ सके। वेल, द वेस्टलैंड, it caused a sensation when it came into publication in 1922. It is today the most widely translated and studied English language poem of the 20th century. यानी modern time की ये सबसे बड़ी पढ़ी जाने वाली poem है। This is perhaps surprising given the poem's length and its difficulty. But Eliot's vision of modern life as plagued by sordid impulses, widespread apathy, and pervasive soullessness packed a punch when readers first encountered it. तो देखने में ये पोम कॉम्प्लिकेटेड है, लंबी है, इसके अंदर बड़े अजीब किस्म के डिस्टॉर्टेड किस्म के थीम्स हैं और बेसिकली इसके अंदर उसने इस तरह के इमेजेस यूज़ किए हैं जिनको इंटरप्रेट करना आसान नहीं है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों का क्रॉस रेफरेंस दे रहे हैं इस पोम में। तो इसके लिए सिर्फ आपको किसी एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वाक़यात हैं जिनका पता होना ज़रूरी है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताऊँगा व्हेन वी रीच द पोम। बेसिकली यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है करेक्टराइजेशन, जहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये मॉडर्न मैन के ऊपर है। सो दिस इज अबाउट द मॉडर्न मैन, अ मॉडर्न मैन हु इज पैक्ड अप विद सो मेनी टेंशंस, difficulties, and he is having so many like issues in front of him, like he is into lust, he's into sex, he's into the horrors of war or post-war things, and ये जो बैरन लैंड जिसे ये वेस्ट लैंड कह रहा है, ये बेसिकली लंदन को कह रहा है, लंदन के सिटी को, विच वॉज अपरेंटली नॉट अ वेस्ट लैंड। इसके टाइम में एक तरक्की करता हुआ शहर था। फिर इसने उसको वेस्ट लैंड क्यों कहा? सो बेसिकली ये हॉरर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, जो कि 1914 से 1918 तक रही, और उसके जो आउटकम्स थे दे वर सो डिजास्ट्रस कि दुनिया जो थी बिल्कुल मटीरियलिस्टिक हो गई और उनकी सोच जो थी यकसर बदल गई और उनकी जो इमेजिनेशन थी बिल्कुल एक तरह से यानी इस तरह डिस्टॉर्टेड हो गई जिस तरह के इस पोम के अंदर हम इमेजेस को देखते हैं। So, characters. So, first of all, we have the character who is the narrator of the poem. So, the most difficult to describe of the poem's characters, he assumes many different shape and guises. So, character जो है वो एक सा नहीं रहता, ये अपने सरापे को, अपने वजूद को बदलता रहता है। At times, the narrator seems to be Eliot himself. At other times, he stands in for all humanity. कई दफ़ा लगता है कि एलियट बोल रहा है, कई दफ़ा लगता है कि कोई ऐसा बंदा बोल रहा है जो कि पूरी ह्यूमैनिटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। The Fire Sermon. He is at point of Fisher King of the Grey Legend. At another, the blind prophet Tiresias, when he seems to reflect Eliot. The extent to which his ruminations are autobiographical is ambiguous. सो किसी जगह पे ये फिशर किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे हम देखेंगे कि वो कौन था जो कि होली ग्रेल लेजेंड के साथ एसोसिएटेड है। कई जगह पे ब्लाइंड ग्रीक जो थियरीसियस प्रॉफिट था उसके बारे में बात होती है कि शायद ये नरेटर है। तो हम देखते हैं कि इसमें किसी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल नोट हैं, किसी हद तक वो इम्पर्सनल हो रहा है और मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए इस पोम को नरेट कर रहा है। सो देयर इज़ नॉट अ सिंगल नरेटर दैट सीम्स टू अस। Next character is Madame Sosostris. So she is famous
क्लेयरवेंट जो कि एक फ्यूचर टेलर होती है, referred to in Huxley's novel Chrome Yellow and borrowed by Eliot for the tarot card episode. She suffers from a bad cold but is nonetheless known to be the wisest woman in Europe with a wicked pack of cards. सो ये टैरोट कार्ड्स, ये वही टैरोट कार्ड्स का जिक्र है जिसको हमने सिल्विया प्लाथ की एक पोम में देखा, जहाँ पे वो अपने बाप का जिक्र करती है। पोम का नाम है डैडी, और वहाँ पे वो ये टैरोट कार्ड्स को मेंशन करती है। सो ये एक तरह से एक इम्पोर्टेंट एक इमेज है जिसका जिक्र फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा किया गया। अब बेसिकली ये tarot is a pack of playing cards used from the mid 15th century in various parts of Europe to play games जिसमें इटालियन टैरोचनी, फ्रेंच टैरोट और इस तरह ऑस्ट्रियन मुख्तलिफ इसके वर्जन्स हैं, इनको आज भी खेला जाता है। सो बेसिकली ये जो गेम है ये यानी क्यों खेली जाती है कि लोग इसको खेलते हैं टू गेन insight into past, present or future by formulating a question, then drawing and interpreting the cards. कि लोग इसके ज़रिए फ्यूचर को जानते हैं, पास्ट को जानते हैं, प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। सो इसमें ये जो सोसरिस्ट दिखाई गई या इसमें हमें जो फ्यूचर टेलर या क्लेवरेंट दिखाई गई मैडम सोसोस्ट्रेस, ये डील करती है इन तमाम चीज़ों से। नेक्स्ट इज स्टैटसन। So Statson is portrayed to be friend of narrator who fought in the war with him once in it is unclear which war, but we feel that this must be Punic War or World War, क्योंकि World War के फौरन बाद ये लिखा गया, तो I guess it should be World War, या that may be कोई imaginary war हो सकती है, but in any way this person was a soldier once। और नरेटर के भी पता चलता है हमें कि नरेटर भी इस जगह पे आके एक पुराने रिटायर्ड सोल्जर का रूप लेता है जो कि स्टेटसन के साथ किसी महाज पे लड़ा। देन कम्स एन इमेज ऑफ द रिच लेडी। सो ये सेकंड पार्ट में है। सो नेवर रिफर टू हर बाय नेम, शी सिट्स इन द resplendent drawing room of a game of chess. She seems to be surrounded by luxury but unable to appreciate or enjoy it. She might allude to Eliot's wife Vivienne। सो एक खातून है जो कि ऐसे लग्जूरियस रूम में बैठी है जिसके आसपास बहुत सारी आसाइशें हैं, बट शी इज़ अनएबल टू एंजॉय देम। और मे बी ये रेफरेंस एलियट की अपनी वाइफ की तरफ है। Philomela. So Philomela is a character from Ovid's Metamorphoses. She was raped by Tereus after after taking her revenge with her sister, morphed into a nightingale। तो इसने जब उससे इंतकाम लिया टीरियस से, उसके बाद चेंज इनटू अ नाइटिंगेल। सो उसका एक एल्यूजन यहाँ पे है। देन वी हैव अ टाइपिस्ट। Typist is a lonely creature, so a creature of the modern world. She is visited by a young man, Carbuncle, who sleeps with her. She is left alone again, accompanied by just a mirror and a gramophone. So this gives her sensuality, elements of lust, sex, और इसके बाद जो उसका loneliness है, that shows to be the loneliness of modern life, जहाँ पे relations भी हैं, उनके बावजूद इंसान अकेला फील करता। Then we have Mr. Eugenides. So he's a merchant from Smyrna, now Izmir in Turkey, probably the one-eyed merchant to whom Madame Sosostris refers. Philebus, so he is a Phoenician merchant who is described lying dead in the water in Death by Water, जो कि इसका एक पार्ट है। सो इसमें हम देखते हैं कि ये जो फिनीशियन है, ये इसका जिक्र फर्स्ट पार्ट में भी आता है। Perhaps the same drowned Phoenician was a sailor to whom Madame Sosostris refers. So basically ये इसका एक
क्रॉस रेफरेंस हमें मिलता है जो कि हमें उसमें उस हवाले से फर्स्ट पार्ट में जो मैडम है वो एक थोड़ा सा इसका रेफरेंस देती है और इसको लिंक किया गया है सिलेबस के साथ. Now coming to the major themes. So first of all we have death. So the burial of dead and death by water. तो ये तो डायरेक्टली डेथ के ऊपर है. और इसमें क्या है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कब होती है कि द डेथ कैन मीन लाइफ. इन अदर वर्ड्स बाय डाइंग अ बीइंग कैन पेव द वे फॉर न्यू लाइव्स. जिस तरह शैली बात करता है कि जो वेस्ट विंड है वो डिस्ट्रॉयर भी है, प्रिजर्वर भी है. इसी तरह हम देखते हैं कि जो मरता है उसके लिए नई जिंदगियों के रास्ते खुलते हैं. Eliot asked his friend Stetson that corpse you planted last year in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year? कि जो लाश तुमने बोई थी, अब हम क्रॉप को बोते हैं, कॉप्स को नहीं. लेकिन उसने विलिंगली ये वर्ड यूज़ किया कि जो तुमने लाश बोई थी अपने गार्डन में, क्या उसमें से पौधे निकले, क्या इसमें जान आई, क्या इस साल उसमें ज़िंदगी आएगी. Similarly, Christ by dying redeemed humanity and thereby gave new life. So Christians के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा ने यानी जीसस ने जान दी अपने लोगों को बचाने के लिए. वो जो उनकी रीबर्थ है या रेजरेक्शन है, that is also used here as life coming out of death. So the ambiguous passage between life and death finds an echo in the frequent allusions to Dante. Dante जिसने अपनी एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वर्क के अंदर ये तमाम तर इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया और इसने एलियट ने उस चीज़ को या मसलन दांते का इन्फर्नो जो था उसमें वो बेशुमार चीज़ों के रेफरेंसेस ऐसे हैं जो कि एलियट यूज़ करे. इसलिए मैंने पहले कहा कि ये जो बेसिकली इसमें एक चीज़ का रेफरेंस नहीं है, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिसमें हमें बहुत सारे लोगों को जानना भी पड़ेगा. सो डेथ इज ऑल देयर. देन रीबर्थ. क्राइस्ट इमेज जो है वो रीबर्थ का सिंबल है. इसी तरह वेस्टलैंड जो है उसमें फिशर किंग का सिंबल इम्पोर्टेंट है जो कि एक इम्पोर्टेंट बंदा है और एक नई बिगिनिंग चाहता है. फिर इसमें वाटर जो है किसी के लिए वो रीबर्थ का सिंबल बनेगा, किसी के लिए डिस्ट्रक्शन का सिंबल बनेगा, वेस्ट विंड की तरह बाय शेली. और फिर हम इसमें देखते हैं कि जो अगेन वही रेफरेंस के एलियट जो कहता है स्टेस्टन से कि वो जो लाश बोई थी उसमें से ज़िंदगी निकली कि नहीं निकली. तो बेसिकली इसमें रीबर्थ के सिंबल को भी यूज़ किया गया. ग्रेल की जो इमेजरी है, जो होली ग्रेल, इसको भी यूज़ किया गया. दैट इज़ लिंक्ड विद द रीबर्थ. लाइकवाइज एलियट जो है वो बैप्टिज्म और बैप्टिज्म को रिफ़र करता है जो कि होली वाटर है जो कि क्रिश्चियंस के ऊपर बच्चों पे फेंका जाता है उन्हें बैप्टाइज करने के लिए. ये लाइफ गिवर्स भी हैं इन स्पिरिचुअल और फिजिकल वेज. फिर द सीजन. वेस्टलैंड की बिगिनिंग एक सीजन के साथ है, दैट इज अप्रैल, जिसे वो क्रूएलेस्ट मंथ कहता है. और बेसिकली जो स्प्रिंग है इसको बताया गया कि इट इज़ अ क्रूअल मंथ, इट इज़ अ क्रूअल टाइम. बट एज अ पैराडॉक्स इट इन्फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द पोएम टू अ ग्रेट डिग्री. बाद में वो बताता कि वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा था. What brings life brings also death. कि when the day you are born, your number, your counting, reverse counting starts. कि जो चीज़ लाइफ में आएगी उसने डेथ में जाना है. सीजन्स फ्लक्चुएट करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं. लाइक हिस्ट्री दे मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ स्टेसिस एंड नॉट एवरीथिंग चेंजेस. इन द एंड एलियट जो वेस्टलैंड के हवाले से कहता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट सीजनलेस, डिवॉइड ऑफ रेन एंड प्रोपगेशन ऑफ रियल चेंज. The word hangs in perpetual limbo, awaiting for the dawn of a new season. कि वेटिंग फॉर गोडो हो रहा है, दुनिया किसी चीज़ की वेट में है कि कोई आके कुछ नया स्टार्ट करे, हमें कुछ बेहतरी मिले. सीजन्स जो हैं इनकी चेंज, फिर वो सीजन्स के हवाले से जो वेस्टलैंड का टाइटल इटसेल्फ जो कि सीज़न की आउट प्रोडक्ट है कि सीज़न अगर खुशगवार नहीं है तो चीज़ें वेस्टलैंड बन जाती हैं. ये सारे के सारे मेजर थीम की तरह हैं. Then lust. The most famous episode
the wasteland, in the wasteland, involves a female typist and her relation with a carbuncular man. Eliot depicts the scene as something akin to a rape. The chance sexual encounter carries with it mythological baggage. The violated Philomela, the blind Tiresias, who lived for a time as a woman, क्योंकि Tiresias भी blind हो गया था जब इसने ज्यूस और हेरा इनके दरमियान में जो एक कशमकश थी उसमें ज्यूस का साथ दिया तो हेरा ने इसको ब्लाइंड कर दिया। फिर और उसे वुमेन में कन्वर्ट भी हो जाता है बाद में कि जब वो दो सांपों को देखता है कि वो आपस में मेटिंग कर रहे हैं और ये उनको डिस्टर्ब करता है तो ही इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वुमन। So sexuality runs through the wasteland, taking center stage as a cause of calamity in the fire sermon. Nonetheless, Eliot defends a moment's surrender as a part of existence in what the thunder said. Lust may be a sin and sex may be too easy and too rampant in Eliot's London, but action is still preferable to inaction. What is needed is sex that produces life, that restores. Sex, in other words, that is not sterile. So, वो चीज़ जो sterile नहीं है, वो चीज़ जो कि bound नहीं है, that is the opposite, जो कि बिल्कुल barren हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, उसका opposite यहाँ पे sex को आ गया. So basically, lust एक predominant theme है जो कि all through the जो इसका मेन पार्ट है इसके अंदर चलता आ रहा है मुख्तलिफ अंदाज में। नेक्स्ट थीम इज लव। सो द रेफरेंस इज टू Tristan and Isolde in the Burial of Death, to the Cleopatra in the Game of Chess, and to the story of Tereus and Philomela, suggests that love in the wasteland is often destructive. So this is not a constructive force. Most of the time, it takes destructive shape or gives destructive results. Tristan and Cleopatra die while Tereus rapes Philomela, and even the love for Hyacinth girl leads the poet to see and know nothing. कि या तो आपको कुछ पता नहीं चलता, you don't get anything, या you die, या फिर ये है कि that ends in a violent extremity, that is rape. So this is what he concludes love in the modern society. This is how he gives a reference to the love of the modern society. The water, so the wasteland lacks water, तभी ये barren है. Water promises rebirth. ज़रा पानी होगा तो rebirth होगी. At the same time, however, water can bring about death. और violently पानी आएगा, सैलाब आएगा तो अमवात होंगी. Eliot sees a card of the drowned Venetian sailor and later titles the fourth section of the poem after Madame Sosostris mandate that the fair death by water. कि वो कहती है कि डेथ बाय वाटर का कार्ड मिल गया तो अब ये बंदा मरेगा, वो प्रिडिक्ट कर देती है. सो व्हेन द रेन फाइनली अराइव्स एट द क्लोज ऑफ द पोएम इट डज सजेस्ट अ क्लींजिंग ऑफ सिन. तो ये पानी गुनाहों को बहाता है. द वॉशिंग अवे ऑफ मिसडीड्स एंड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू फ्यूचर. हाउएवर विद इट कम्स थंडर एंड देयरफॉर परहैप्स लाइटनिंग. The latter may be poured in fire. Thus, the fire sermon and what the thunder said are not so far removed in imaginary, linked by the potentially harmful forces of nature. So यहाँ पे water destroyer भी है, preserver भी है जो destroy भी करता है और साथ साथ preserve भी कर रहा है. Then history is a major theme. Eliot suggests कि history जो है एक repeating cycle है. जब वो स्टेटसन की बात करता है प्यूनिक वॉर के हवाले से या वर्ल्ड वॉर के हवाले से, ये जो सब्स्टिट्यूशन है दैट इज़ क्रूशियल बिकॉज इट इज़ शॉकिंग. एट द टाइम एलियट रोट वेस्टलैंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज डेफिनेटली लाइक अ फर्स्ट द ग्रेट वॉर फॉर दोज हु हैड विटनेस्ड इट. जिन्होंने देखा उनको लगा कि ये इससे बड़ी जंग आज तक नहीं देखी. There had been none to compare with it in history. The predominant sensibility was one of the profound change. The world had been turned upside down, and now, with the rapid progress of technology, the movement of societies, and the radical upheavals in the arts, science, and philosophy, the history of mankind has reached
a turning point. So this is how history is one of the major themes of the plays, of the novel, of the story of the wasteland. Now finally, coming to the poem. So first we'll be having a general analysis of it, and then we'll go to the text of the poem. So when we look at the section 1, so it says that the dedication of the section 1 that is drawn from the Divine Comedy, the 14th century epic poem by Dante. The Divine Comedy is divided into three parts: Inferno, Purgatorio, and Paradise, describing Dante's journey through hell, purgatory, and finally paradise. Eliot returns to his poem throughout the wasteland, refer करता रहता है, cross references देता है वहाँ से. Here the dedication translates as the better craftsman, कि जो उसमें स्टार्ट में ही लैटिन बोली गई, इल मिग्लियोर फैब्रो. सो ये इसका मीनिंग है द बेटर craftsman. So this is a reference to Canto 26 of Purgatorio. Dante refers to the poet Arnold Daniel, but Eliot passes the compliment on to Pound. यानी ये उसने दांते ने आर्नल्ड डेनियल को कहा था द बेटर क्राफ्ट्समैन, और इसने ये रेफरेंस दिया एजरा पाउंड को, हु हेल्प्ड एडिट द वेस्टलैंड. सो एलियट रिटर्न्स टू द सेम कैंटो इन लाइन 428. सो यहाँ पे वो बेसिकली एक तरह से जिस तक एपिक पोम में इन्वोकेशन करते हैं, तो यहाँ वो इन्वोकेशन कर रहा है एजरा पाउंड को, जिसने उसकी हेल्प की इसको लिखने में. Now coming to the poem and its analysis. So first of all, let's go with a brief summary of it. So यहाँ पे कह रहा है कि wasteland that begins with an excerpt from Latin and Greek, जिसमें basically for once I saw with my own eyes the Sibyl hanging in a jar, कि मैंने एक सिबिल को देखा जो कि एक जार में हैंग कर रही थी. सो दिस रेफरेंस इज इम्पॉर्टेंट. इसमें कोई रेफरेंस जो है उसने बिल्कुल हवा में नहीं लिया, हमें इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. सो बेसिकली ग्रीक लेजेंड और लिटरेचर में थी एक वुमेन जो कि ओल्ड एज से जिसको नफ़रत थी. तो इसको बेसिकली एक मरतबा मौका मिला कि इसने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली. सो लंबी उम्र के साथ अगर ये एवरलास्टिंग यूथ मांगती तो उसके लिए ठीक था, लेकिन इसने सारी उम्र फिर ये बूढ़ी होती गई लेकिन ये मर नहीं रही थी. यानी इसने इतनी लाइफ मांगी जितनी के रेत के ज़र्रे हैं. सो इट वाज अ क्वाइट लॉन्गर लाइफ, बट शी केप्ट लाइक डिस्टॉर्टिंग, शी केप्ट डिसॉल्विंग लाइक एलिमेंट्स, जिस तरह रेत गिरती है हाथों से, लेकिन शी वाज नॉट लाइक डाइंग. सो उसे ज़िंदगी जो है उससे वो नफ़रत होगी, उससे मौत से मोहब्बत होगी. तो हम इस पोम में देखते हैं कि सारा रेफरेंस जो है उस डेथ का हमें नज़र आता है. सो यहाँ पे बेसिकली हम अब इसका ज़िक्र लाइक खैर करने लगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पोम इन अ वे कि इसको समझना थोड़ा सा कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है. अच्छा जी. So the poem a proper begins with a description of season. ठीक है, एजरा पाउंड को डेडिकेट करने के बाद सीजन की बात होती है. So he says कि April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire. तो यहाँ पे अप्रैल को बड़ा एक तरह से मुश्किल और क्रूएलेस्ट मंथ कहा जा रहा है. अब लाइलैक्स जो है फ्लावर्स दे आर ब्रीडिंग आउट ऑफ द डेड लैंड, जो कि एक बैरन लैंड में से निकल रहे हैं. सो लाइलैक्स होते ही बैरन लैंड के फूल हैं, लेकिन ये कि अब वो ब्रीडिंग हो रही है. यानी जो पौधे हैं ये एक मेटिंग सीजन है हर चीज़ का, जिससे चौसर बात करता है when the April with the shore is set and the drought of March has pierced to the rote. सो वो मिडल इंग्लिश में वो अप्रैल सीजन को स्प्रिंग का एक महीना कह रहा है कि ये वो महीना है जिसमें बहार आती है, फूल खिलते हैं, पौधों के अंदर जान आती है, उनके ऊपर अप्रैल की रेन आती है,
और जो मार्च का ड्रॉट है वो ख़त्म हो जाता है, सर्दियों का बैरननेस वो एंड पे आ जाती है। हर चीज़, परिंदे, इंसान, जानवर, हर एक के अंदर वो एक रिप्रोडक्शन और एक आउटिंग का जज्बा पैदा होता है। यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट एक एस्पेक्ट दिया गया। सो अप्रैल इज सेड टू बी द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल को कहा गया ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जालिम महीना है कि ये ब्रीडिंग करवाता है लाइलैक्स को, कि डेड लैंड में से फ्लावर्स निकलते हैं। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर। अब मेमोरी एंड डिज़ायर, मेमोरी है पास्ट और डिज़ायर है आपका फ्यूचर। किसमें डिज़ायर्स, इसमें हम देखते हैं कि पास्ट और फ्यूचर के रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, यानी जो प्रेजेंट टाइम पे हम अप्रैल देख रहे हैं, दैट ऑल्सो टेक्स अस टू पास्ट एंड प्रेजेंट। स्टिरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन। और डल रूट्स में क्या होता है, जब स्प्रिंग की बारिश पड़ती है तो उनके अंदर स्टर होता है, लहर आती है, जिंदगी की रमक नजर आती है। एंड देन ही सेज विंटर kept us warm. Winter kept us warm. So here we know कि विंटर ने किस तरह वार्म रखा होगा। लाइक विंटर जो है वो तो इंसान को ठंडा करता है और हम विंटर से भागते हैं। सो यहाँ पे विंटर को वार्म की तरफ वो लेके जा रहा है। सो बेसिकली ये एक मॉडर्न लाइफ के बारे में बात हो रही है। जो मॉडर्न ज़िंदगी है इंसान की, वो इस हद तक चेंज हो चुकी है, इस तक ख़राब हो चुकी है कि उनको अब ये जो लाइफ है येट टू कम, ये कोई असर नहीं कर रही उनके लिए। विंटर जो है दैट इज़ बेस्ट मंथ। सो मे बी इसलिए कि विंटर इज़ द मंथ दैट कीप्स देम टुगेदर। सो दैट could be one reason. So April emerges as the cruelest month, passing over a desolate land to which water is for kinder. Eliot shifts from this vague invocation of time and nature to what seems to be more specific memories. So यहाँ से specific memories की तरफ आता है और उसमें फिर वो आगे बात करेगा। So उसमें देखते हैं कि मज़ीद फर्दर क्या है। Then it says कि winter kept us warm, covering earth in forgetful snow. कि winter ने हमें गर्म रखा, हमें ज़िंदगी दी। अब क्या हो रहा है कि अर्थ जो है इसने इसको फॉरगेटफुल स्नो में कवर कर रखा था। यानी विंटर में बर्फ पड़ी, हर चीज़ जाम हो गई, हर चीज़ की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लाइफ बेजान हो गई, लोग अपने घरों में दुबक गए। सो एलियट अपरेंटली इसको लाइफ कह रहा है कि हम बड़े ठीक थे, खुश थे विंटर में। फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राई ट्यूबर्स। और आहिस्ता आहिस्ता यानी थोड़ी सी ज़िंदगी थी जो कि स्नो के ज़रिए, उसके पानी के ज़रिए ड्राइड रूट्स में जा रही थी, उन चीज़ों की जड़ों में। लेकिन एपरेंटली वहाँ पे कोई इसमें इस तरह का यानी जान या इतनी ताकत नहीं थी। सो बेसिकली ही से समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर स्ट्रैंड्स बर्जियस। सो स्ट्रैंड्स बर्जेसी जो है दैट इज़ अ लेक, जो कि एक पार्क भी है और लेक भी है। सो वहाँ पे कह रहे कि अ रेन शॉवर बाय दिस लेक आउटसाइड म्यूनिख, जर्मनी में। कॉफ़ी इन दैट सिटी हॉफगार्टन, हॉफगार्टन इज़ अ पार्क। स्लेडिंग विद अ कज़न इन द डेज ऑफ चाइल्डहुड, जिसका जिक्र आगे आएगा। कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हमें मिल रहे हैं। तो ये जो सिंबल है वो एक अरिस्टोक्रेट लेडी मैरी का सिंबल है जिसको वो यहाँ पे दिखता है। सो बेसिकली हमें इसमें नज़र आ रहा है कि वो जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न लाइफ है, उनके लिए ये जो चेंज है स्प्रिंग की सीज़न की, ये बड़ी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। उनके लिए बहुत ज़्यादा एक ये मुश्किल सी चीज़ है। और वो कह रहे हैं जो हम फिर ये जो अचानक सीन चेंज होता है वेदर से स्टान बर्जेस की तरफ, ये क्या है, ये इमेजरी है जो चेंज हो रही है कि मॉडर्न मैन इतना टेंस है कि उसकी सोच भी ऐसी है, डिस्टॉर्टेड इमेजेस हैं उसके। तो अचानक इमेज चेंज हुआ कि मंथ्स की बात करते करते, जिस तरह उसने बताया कि प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, पास्ट के और फ्यूचर के, तो अचानक ही वेंट टू another image, or that image is of some place. So with a shower of rain we stopped in the colonnade. So colonnade
दरख्तों के एक कतार को भी कहा जाता है, शेड को, और एक ऐसी रूफ को जिसके नीचे टॉल कॉलम्स हो उसको सपोर्ट करने के लिए। तो हम उनके साथ खड़े हुए एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, और जब धूप निकली तो हम बाहर गए इनटू हॉफ गार्डन और उस पार्क के पास, एंड ड्रैंक कॉफी, वी टुक कॉफी देयर एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, और वहां पे हमने बातें की। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ये लाइंस हैं कि bin gar kein Russian stam as Lieutenant each Deutsche, तो यहाँ पे वो खातून कह रही है, उसको इसका मीनिंग जो है वो ये बनता है कि मैं रशियन हूँ, मैं जर्मन नहीं हूँ। अब ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस गिव्स अ रेफरेंस टू द वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर का मैं रेफरेंस देती है। अब वर्ल्ड वॉर बेसिकली क्या थी, उसके अंदर हमने देखा कि जो जर्मन है उनकी लड़ाई हुई। सो यहाँ पे वो ओपनली कह रही है कि आई एम नॉट रशियन एट ऑल, कम फ्रॉम लिथुएनिया रियली। सो लिथुएनिया इज सम व्हाट नियर जर्मनी। सो वो रशियंस जो थे वो भी जंग में इन्वॉल्व थे, जर्मन्स भी इन्वॉल्व थे। सो यहाँ पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कह रही है कि मेरा रशियन नेशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड व्हेन वी सी चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्च ड्यूक्स माई कजन, और जब हम बचपन में जाते हैं देखते हैं कि जब हम बचपन में खेला करते थे, यानी मैं अपने कज़न से खेलती थी। अब ये कौन बता रही है? मैरी इज़ सम अरिस्टोक्रेट। वो बता रही है कि मैं अपने कज़न जो कि आर्च ड्यूक था उसके साथ खेलती थी। ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड, ये जो एक बर्फ़ के ऊपर धकेले जाने वाली गाड़ी होती है मैनुअली, एंड आई वॉज फ्राइटेंड। ही सेड, मैरी होल्ड ऑन टाइट, कि अपने आप को पकड़ के रखो। एंड डाउन वी वेंट इन द माउंटेन्स, देयर यू फील फ्री। I read much of the night and go south in the winter. So उसमें वो कहते हैं कि तुम अपने आप को संभाल के रखो, तुम्हें अपने आप को काबू करना है, और देन वी लाइक व्हेन वी गो देयर एंड वी आर एंजॉयिंग विंटर। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है कि वो अप्रैल के महीने को कह रहा है कि दिस इज द क्रूएलेस्ट मंथ एवर, क्योंकि ये जिंदगी दे रहा है। अब जब बात होती है जिंदगी और मौत की, तो जब जिंदगी देगा तो डेफिनेटली उसके बाद मौत भी आनी है। ये उसी तरह है कि वो कह रहे हैं कि हमें विंटर ने वार्म रखा और अर्थ को एक फॉरगेटफुल स्नो में रखा। ये फॉरगेटफुल स्नो क्या है? ये बेसिकली एलियट कहना चाह रहा है कि जब इंसान, एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप एक दिन आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो आपने कहा चलो एक दिन तो चीट होना चाहिए। 2 दिन नहीं की, आपको लगा कि चलो कल कर लेंगे। कल भी, तीसरे दिन भी नहीं की, आप आदी हो गए। फिर एक टाइम आता कि आप कहते हो यार चलो इतनी हफ्ता हो गया नहीं की, 1 हफ्ता और सही। ये 10 दिन हो गए किताब नहीं खोली, तो 5 दिन और सही, ये पढ़ लेंगे तो कल से पढ़ेंगे। अब कल से पढ़ने का मतलब क्या है? कल आपने पढ़ना शुरू कर दिया, स्प्रिंग आ गई। आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, आपकी बॉडी के लिए स्प्रिंग आ गई। किताब पढ़ने से आपके इंटेलेक्ट के लिए स्प्रिंग आ गई। हम उस स्प्रिंग से डरते हैं, हम उस मेहनत से डरते हैं, हम उस एफर्ट से डरते हैं। यहां पे वो बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि एफर्टलेस हो चुके हैं, जिनको कोई अपने अंदर चेंज नहीं चाहिए, जो लाइफ जैसे चल रही है वो उस चीज के आदी हैं। दैट इज वाई टू देम अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। जिस तरह एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो अपनी टांगे मारता है, वो स्कूल में नहीं जाता, हालांकि स्कूल उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए वो क्रूएलेस्ट प्लेस है, और उस वक्त उसकी माँ उसके लिए दुनिया की क्रूएलेस्ट लेडी होती है। सो इस सेंस में ये उसको क्रूएलेस्ट कह रहा है। Now, here we have already gone through the first 3 lines, कि जिसमें मैरी अपने कज़न के साथ जाती है और उसे डर फील हो रहा है नीचे जाते हुए, क्योंकि उसके अंदर एक चेंज है। उसे वो बेसिकली दैट इज़ अ राइट ऑफ प्ले है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ अफ्रेड ऑफ इट। सो उसको लग रहा है कि एंड डाउन वी वेंट इन द माउंटेन्स, देयर यू फील फ्री, कि आपको थोड़ा सुकून मिलता है। आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इन द विंटर। सो ये उसके सारे के सारे इमेजेस हैं मैरी के अपने उस चाइल्डहुड के ज़माने के, जिस क्योंकि हम इसमें पास्ट से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टैंजा। सो द सेकंड स्टैंजा रिटर्न्स टू द टोन ऑफ द ओपनिंग लाइन्स। इट इज डिस्क्राइबिंग अ लैंड ऑफ स्टोनी रबिश, के आउट ऑफ like what are the roots that clutch, what branches grow out of this stony rubbish। तो ये स्टोनी रबिश जो है बेसिकली उस बैरन लैंड को कहा जा रहा है। इट इज सिटरल डिवॉइड ऑफ लाइफ, क्वाइट सिंपली द वेस्टलैंड, जो कि पोम का टाइटल है।
इलियट जो है यहाँ पे कोट करता है इजिकल को एंड एक्लेसियास्ट को यूजिंग बिब्लिकल लैंग्वेज टू कंस्ट्रक्ट सॉर्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन नरेटर एंड द सन ऑफ मैन एंड अ हाई पावर। सो वो जो कह रहा है आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश सन ऑफ मैन, जिस तरह वो उससे मुखातिब हो रहा है और उससे मुखातिब होकर बात कर रहा है, द फॉर्मर इज डेस्परेटली सर्चिंग फॉर सम साइन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे नरेटर कोई साइन ढूंढ रहा है लाइफ का, रूट्स दैट क्लच, ब्रांचेस दैट ग्रो, बट ऑल ही कैन फाइंड अ ड्राई स्टोन्स, डेड ट्रीज एंड अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस। उसको कुछ खास खातिर ख्वाह कोई काम की चीज नहीं मिलती। वी हैव हियर a forsaken plain that offers no relief from the beating sun, no trace of water. सो यहाँ पे वो कहता है कि सन ऑफ मैन बेसिकली, इसका जो कहने का मतलब है सन ऑफ मैन यहाँ पे एक टाइटल है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर जीसस इन क्रिश्चियन राइटिंग्स या गोस्पल वगैरह के अंदर। सो ये क्रिश्चियन के लिए यूज़ किया जाता, ये जीसस क्राइस्ट के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड सन ऑफ मैन। सो बेसिकली वो अल्लाह खुदा से या जीसस से ये पूछना चाह रहा है कि ये स्टोनी रबिश के अंदर से आप ये गैस नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ये लगता है कि हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस हैं वे सन बीट्स, जहाँ पे सूरज आ रहा है लेकिन डेड ट्रीज गिव्स नो शेल्टर, और जो डेड ट्रीज हैं देर गिविंग नो शेल्टर एट ऑल। जिस तरह एक बैरन लैंड के ऊपर एक ऐसा दरख्त है जिसके सिर्फ पत्ते ही नहीं है, सिर्फ टहनियाँ हैं और वो भी खुश्क हैं, सूखी हुई हैं। वो कह रहा है कि ये ऐसा लैंड बन चुका है जहाँ पे कोई ट्री है तो वो डेड है, उसके पत्ते नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, एंड द क्रिकेट नो रिलीफ। सो क्रिकेट जो कि गिरगिट को कहते हैं कि उसकी आवाज़ जो कि हम स्प्रिंग में सुनते हैं और जिसके सुनने में हमें मज़ा आता है कि ये टाइम रिप्रोडक्शन का है, जो इवन छोटे छोटे कीड़े हैं वो भी बोल रहे हैं, हर चीज़ में चेंज आ रही है, एंड दैट इज़ द चेंज फुल ऑफ लाइफ। तो वो आवाज़ें हमें कहीं भी नहीं सुनाई दे रही। ओनली देयर इज शेडो अंडर दिस रेड रॉक। अब दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, only there is shadow under this red rock. So this is basically a symbol. T.S. Eliot जो है वो अक्सर ये जो इस पोम के अंदर इमेजेस यूज करता है, वो रेड कलर को बड़ा फैसिनेट करके सामने लेके आता है। तो इसमें शेडो ऑफ रेड रॉक और रेड जो है आगे भी एक दो जगह पे हम देखेंगे। सो रेड इज अ प्रोमिनेंट कलर, एक बड़ा प्रोमिनेंट कलर है जिसको उसने यहां पे शो किया। ओनली दिस शेडो अंडर दिस रेड रॉक, कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक। सो एक साया है एक रेड रॉक का, तो इसके अंदर आ जाओ, यहां पे अगर अपने आप को कुछ बचा सकते हो तो बचा लो। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर, और मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होगी। Your shadow at morning striding behind you. सुबह के वक्त तुम्हारा साया तुम्हारे पीछे होता है क्योंकि सूरज तुम्हारे आगे होता है। और your shadow at evening rising to meet you. और रात को साये लंबे हो जाते हैं। I will show you fear in handful of dust. अब ये जो दोनों शेडोज हैं उनके दरमियान में वो दिखा रहा है कि मैं तुम्हें खौफ दिखाऊंगा, जो कि एक हैंडफुल ऑफ डस्ट, जो कि हमने सिबिल की बात की थी स्टार्ट में। सो सिबिल की बात को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है एलियट कि जिस तरह सिबिल ने हाथ में वो डस्ट पकड़ी और कहा कि मुझे ज़मीन के ज़र्रों, रेत के ज़र्रों जितनी मेरी उम्र हो जाए। उसने जवानी नहीं मांगी, उसने उम्र मांगी। तो वो बेसिकली वो कह रहे कि शो यू फेयर इन द हैंडफुल ऑफ डस्ट, तुम्हें भी इस तरह दिखाऊंगा कि ये खौफ क्या होता है, कि जिस तरह तुम अपने साए को देखते हो, कई दफ़ा वो छोटे हो जाते हैं, कई दफ़ा लंबे हो जाते हैं, कई दफ़ा तुम्हारा साया तुम्हारे आगे होता है, कई दफ़ा तुम्हारा साया तुम्हारे पीछे होता है। सो बेसिकली समथिंग इज कनेक्टेड टू यू, बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट डेथ, कि डेथ इज ऑलवेज अराउंड यू, समटाइम्स इट इज अहेड ऑफ यू, समटाइम्स इट इज बिहाइंड यू, और इट इज कनेक्टेड टू यू। लेकिन अगर तुम जीना चाहते हो तो उसका जो फेयर है वो उस हैंडफुल ऑफ डस्ट, उस इमेजरी में देख लो कि इफ़ यू वांट टू लिव तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दैट वुड बी। सो यहाँ पे वो ये नहीं कहना चाह रहा कि इमॉर्टल हो जाओगे। व्हाट ही वांट्स टू से इज कि क्या करोगे इधर जी के, इस बैरन लैंड में, इस लंदन में रह के करोगे क्या? यहाँ तो यानी मिजरीज ही मिजरीज है, तुम इधर क्या कर लोगे? अच्छा जी, इन नेक्स्ट लाइन्स ही स्विचेस टू जर्मन, कोटिंग डायरेक्टली फ्रॉम वैगनर्स ट्राइस्टन एंड आइसोलेट। ये उसके वर्क में से ये
ट्रांसलेट करता है। द पैसेज ट्रांसलेट्स एज, ये जो जर्मन में लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेशन इसकी ये बन रही है कि फ्रेश ब्लोज द विंड टू द होमलैंड माई आयरिश चाइल्ड वेयर डू यू वेट। सो ये इसका मीनिंग है। इन वैगनर्स ओपेरा Isolde, on her way to Ireland, overhears a sailor singing this song, which brings with it ruminations of love promised and of a future possibility. After this digression, Eliot offers the reader a snatch of speech in the time from the mouth of a Hyacinth girl. So this girl, perhaps one of the narrator, Eliot's early loves, alludes to a time a year ago when the narrator presented her with hyacinths. So यहाँ पे हम देखते हैं कि जो hyacinths हैं, these are flowers जो कि narrator ने या most probably Eliot ने अपनी एक former lover को, अपनी beloved को दिए. So that beloved was a girl जिसको उसने hyacinth flower के नाम से यहाँ पे बुलाया. Yet when we came back late from the hyacinth garden, your arms full and your hair wet, I could not speak and my eyes failed. I was neither living nor dead. And I knew nothing, looking into heart of light, the silence, over under Lear Demere. So Lear Desmere ये again इसने quote किया उसमें से, यानी desolate and empty is the sea. So ये भी Tristan and Isolde से लिया गया कि जब हम वापस आए लेट इन द नाइट उस गार्डन में से, तुम्हारे आर्म्स जो से दे वर फुल, तुम्हारे बाल गीले थे. आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड. मैं तुम्हें सही तरह देख भी नहीं पा रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रहा था. मुझे ऐसा लगा कि मैं ना जी रहा हूँ ना मर रहा हूँ, ना मुझे कुछ पता है. लुकिंग इनटू हार्ट ऑफ लाइट, द साइलेंस, व्हाट आई कुड सी वाज ओनली साइलेंस. और उसके बाद जो इसने लाइन यूज की जर्मन, दैट इज desolate and empty is the sea. कि सी जो है वो डेजोलेट भी है और empty भी है. सो ये जो सॉन्ग था सेलर का, उसको वो कनेक्ट कर रहा है. सो वो उसको कह रहा है कि यहाँ पे एज अ नरेटर. सो द नरेटर फॉर दिस पार्ट डिस्क्राइब्स in another personal account, distinct in tone, that is from the more descriptions of the wasteland, the season, the intimations of spirituality that have preceded it. Coming back late from a hyacinth garden and feeling struck by a sense of emptiness. तो ये जो emptiness उसे feel हो रही है कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ feel नहीं कर पा रहा, देख नहीं रहा, उसे समझ नहीं आ रही, और उसे एक dead sea नज़र आ रहा है. Looking upon the beloved girl, he knew nothing, that is to say, faced with love, beauty, and heart of light, he saw only silence. So यहाँ पे वो दोबारा फिर वैगनर की लाइन के तरफ जाता है कि desolate and empty is the sea. ये भी उसमें Tristan and Isolde से लिया. So ये लाइन जो है that belongs to a watchman who tells dying Tristan that Isolde's ship is nowhere to be seen on the horizon. कि उसकी शिप कहीं भी नजर नहीं आ रही. अब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि यहाँ पे एलियट जो रेफरेंस दे रहा है, ये रेफरेंस ऐसे है कि sometimes when you are having relations in the modern world, even they are giving you the impact of emptiness. आपको उनके अंदर भी emptiness फील हो रही है. जैसे ये नरेटर अपनी बिलव्ड के पास खड़ा है और बड़ा ये रोमांटिक किस्म का टाइम है कि आपने उसे फूल गिफ्ट किया और वो फूलों से भरी हुई आपके साथ लेट इन द नाइट, वेरी रोमांटिक टाइम, वो आपके साथ वापस आई. बट यू आर अनएबल टू टॉक टू हर, यू आर अनएबल इवन टू लुक एट हर. आपको अपनी अंदर ना जान फील हो रही है ना जिंदगी फील हो रही है, एज इफ यू आर टोटली ब्लैंक. और आपको लग रहा है कि इस वक्त जो है हार्ट ऑफ लाइट वो साइलेंस है और आपको बिल्कुल बेअबान चीज़ें नज़र आ रही हैं. जिस तरह ट्राइस्टन को उसकी बिलव्ड छोड़ गई, इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि हर चीज़ खाली है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है. सो ये मॉडर्न मैन की लाइफ की टेंशन्स हैं जो कि रिलेशनशिप भी उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे. नाउ very important image. Madame Sosostris, famous clairvoyant, had a bad cold
nevertheless, is known to be the wisest woman in Europe. कि मैडम सोसोस्ट्रेस जो है, जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है, उसकी तबीयत ख़राब थी और फिर भी उसे, यानी वो जानी जाती है यूरोप की वाइजेस्ट खातून के तौर पे, विद अ विकेट पैक ऑफ कार्ड्स। ये जो टैरट कार्ड्स उसके पास होते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो क्या है कि जिनको यूज़ किया जाता है फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को जानने के लिए। Here, said she, is your card, the drowned Phoenician sailor. तो वो नरेटर को एक कार्ड देती है, जो कार्ड बेसिकली एक ड्राउंड Phoenician sailor का कार्ड है। Those are pearls that were his eyes. Look, जो pearls नजर आ रहे हैं वो इसकी आंखें थी, गौर से देखो। फिर वो एक और कार्ड देती है। Here is Belladonna, the lady of the rocks, जो कि मैरी को कहा जा रहा है, Virgin Mary, हज़रत मरियम, the lady of situations. Here is the man with three staves, ये जिसने 3 staffs पकड़े हुए, and here is the wheel, and here is the one-eyed merchant, and this card, which is blank, is something he carries on his back. कि वो एक ब्लैंक कार्ड उठाए हुए, विच आई एम फोरबिडन टू सी, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कार्ड क्या है। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, लेकिन मुझे इसमें हैंग्ड मैन का कार्ड नजर नहीं आ रहा। फियर डेथ बाय वाटर, और तुम्हें जो वार्निंग है वो वार्निंग क्या है कि डेथ बाय वाटर से डर के रहना, क्योंकि ये एक तरह से प्रेडिक्शन है। अब वो सोस्ट्रेस जो है, या मैडम सोस्ट्रेस, जो कि एक सोस्ट्रेस कह सकते हैं, ऐसे हम फ्यूचर टेलर कह सकते हैं, ये एक तरह से प्रेडिक्शन दे रही है कि डूब के मरोगे। यानी ये वो शर्म से डूब के मरने वाली बात नहीं है, ये वाकई ही पानी में डूब के जो मौत है, ये उसकी बात हो रही है। अच्छा, फिर आगे फर्दर, आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन अ रिंग। मैं लोगों को देख रही हूँ जो एक रिंग में चल रहे हैं। थैंक यू इफ़ यू सी डियर मिसेस एक्विटॉन, टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ। और आपको वो मेरी एक क्लाइंट है, वो अगर आपको नज़र आए तो आप उसे बताना कि मैं अपना हॉरोस्कोप और ये सारा फ्यूचर टेलिंग की प्रेडिक्शन वाला सामान लेके आई थी। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज। लोगों को इस ऐसे माहौल में बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना है। अच्छा, अब यहाँ आगे जाने से पहले, इन लाइंस को अंडरस्टैंड करने से पहले, हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रही है। कि बेसिकली यहाँ पे उसने डिफरेंट इमेजेस यूज़ किए हैं। उन इमेजेस को मैं डिटेल में बताऊंगा कि वो इमेजेस क्या है। अब यहाँ पे बेसिकली एलियट जो है, ही एब्रप्टली, पुराने सीन से जहाँ पे वो एक बड़ा रोमांटिक सीन था, दैट चेंज इनटू नथिंगनेस, वहाँ से डायरेक्टली स्विच करता है मैडम सोसोस्ट्रिस की तरफ, जो कि हक्सले के एक वर्क क्रोम येलो के अंदर यूज हुआ। दिस फॉर्चून टेलर इज नोन across Europe for her skills with tarot cards. The narrator remembers meeting her when she had a bad cold, कि उसकी जब उसकी तबीयत खराब थी, नरेटर उससे मिला और मीटिंग में उसने उसको फिनिशियन सेलर का कार्ड दिखाया और कहा कि ये तुम्हारा कार्ड है। अगला कार्ड जो था वो बेलाडोना, जो कि लेडी ऑफ रॉक्स का था, यानी वर्जिन मैरी का, और फिर मैन विथ 3 स्टैफ्स, फिर एक इंसान, एक आदमी 3 स्टैफ्स के साथ, फिर द व्हील एंड द वन आइड मर्चेंट। So it should be noted that only the man with 3 staves and the wheel are actual tarot cards. ये असल tarot cards होते हैं। ये 2 cards जो हैं ये असल tarot cards होते हैं। जो बेलाडोना है, that is डेविंची, लियोनार्डो डेविंची, जिसने मोनालिसा बनाई, ये उसकी पेंटिंग है। तो ये असल कार्ड नहीं है, ये इसने ज़बरदस्ती इसको इसका हिस्सा बनाया। और वन आइड मर्चेंट, सो वन आइड मर्चेंट जो है ये इसकी एक अपनी तख्लीक है, एलियट की, यानी ये भी उस कार्ड का हिस्सा नहीं होता। उस कार्ड में कौन से होते हैं? सिर्फ व्हील और जो मैन विथ 3 स्टाफ्स, सिर्फ वो एक असल टैरेट कार्ड का इमेज है। अच्छा, फाइनली सोसोस्ट्रेस जो है वो एनकाउंटर करती है एक ब्लैंक कार्ड को और रिप्रेजेंट कर रही है कि वन आइड मर्चेंट जो है वो उसने उससे अपनी बैक पे उठाया हुआ है। और ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो फॉरबिडन है, वो उसे ये नज़र नहीं आ सकता, वो देख नहीं सकती, और वो इसमें हैंगमैन को भी नहीं ढूंढ पा रही, क्योंकि हैंगमैन उसे नजर नहीं आ रहा इन कार्ड्स में। फ्रॉम दिस शी कंक्लूड्स दैट नरेटर शुड फियर डेथ बाय वाटर। तो उसे लगा कि अगर ये जिस तरह की सिचुएशन बन रही है कि हैंगमैन मिल नहीं रहा और ब्लैंक कार्ड सामने से मिसिंग है, सो दिस मीन्स के ये डेथ बाय वाटर है। तो वो नरेटर को ये बता देती है। उसको एक और विजन नजर आता है कि मैस बहुत सारे लोग एक रिंग के अंदर वॉक कर रहे हैं।
So basically, her meeting with the narrator, it concludes with a hasty business and वो उसे बताती है कि वो लेडी आएगी तो उसे बता देना कि मैं उसे मिलने आई थी, बट शी वॉज नॉट प्रेजेंट है. सो बेसिकली ये जो रिंग है, ये रिंग एक वो दांते की इन्फर्नो के अंदर हम रिंग देखते हैं जिसमें रिंग्स हैं और सर्कल्स हैं. जब वो हेल में जाता है अपने ट्रैवल में तो वो देखता है रिंग्स हैं और सर्कल्स हैं जिसमें लोग हैं और लोग काम कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास कोई होप नहीं है, एंड दे आर लिविंग ऑल द टाइम दे आर विद होपलेसनेस. सो ये उस रिंग की बात हो रही है कि आई सी क्राउड ऑफ पीपल के लोग नजर आ रहे हैं और जो चले जा रहे हैं, इनके पास कोई होप नहीं है. सो मॉडर्न मैन को वो कंपेयर कर रहा है उन लोगों से जिनकी लाइफ में कोई होप नहीं है. ये अपने काम उसी तरह मैकेनिकली करते जा रहे हैं जिससे वो रोज करते हैं. नाउ कमिंग टू द कार्ड्स इन और दीज एल्यूजन्स. सो एलियट का जो वेस्टलैंड है इसमें मल्टीपल एल्यूजन्स उसने यूज़ किए कि मैडम सोसोस्ट्रेस से जो कार्ड रीडिंग करती है, रीडर्स के पास एक नॉलेज होना चाहिए कि जो टैरोट कार्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है और किस तरह ये एल्यूजन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट इज़ अ लॉन्ग डिबेट. सो पहले हमारे पास है ड्राउंड फोनिशियन सेलर. सो दिस इज़ नॉट टिपिकल कार्ड सीन इन अ ट्रेडिशनल टैरोट कार्ड डेक. उसके अंदर ये कार्ड नहीं होता, ये सिर्फ एक एल्यूजन है जो कि ड्राउंड सेलर की डेथ से इसने एक रेफरेंस दिया, जो कि हम देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ द पोम या लेटर इन द पोम फेल्बस जो डूब के मरता है शायद ये उसको प्रिडिक्ट कर रही है, जो एक कैरेक्टर बाद में आएगा जिसको हम ऑलरेडी जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं. बेलाडोना जो है वो एक और इमेज है. यहाँ पे वो लियोनार्डो डी विंची की पेंटिंग है जो कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स रीबर्थ एंड प्योरिफिकेशन. तो वर्जिन मैरी यहाँ पे आई उस पेंटिंग के जरिए, तो ये दैट रिप्रेजेंट्स प्योरिफिकेशन एंड रीबर्थ. एलियट नोज के वेस्टलैंड को अगर जिंदा होना है तो इसके लिए रीबर्थ जरूरी है, प्योरिफिकेशन जरूरी है. Man with three staffs. So this card is associated with the Fisher King. So a reference to the fact that no man can change all around him on his own. कि फिशर किंग भी अब कुछ भी बदल नहीं पाया अकेले, और हर बंदा अकेले कुछ भी नहीं कर सकता. So the allusion can also be made on the card represents a journey. Again, this reference points to the fact that Eliot wishes the wasteland to be changed and only a journey to find spiritual newness to see or that what it will allow to happen. सो ये बेसिकली एक इमेज है जिसमें हम देखते हैं कि समथिंग इज रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे जो मैन है विद थ्री स्टाफ्स, सो ये एक तरह से जो इल्यूजन्स ये हमें देना चाह रहा है, ये इल्यूजन्स बेसिकली मुख्तलिफ सोर्सेज से लिए गए, सिर्फ एक चीज को हम पढ़ के नहीं कर सकते. सो द पॉसिबिलिटी इज दैट अ मर्चेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ जर्नी. द three represents creation, looking forward to something with optimism, a mission, and past, present, future ये भी हो सकता है. फिर this card symbolizes enterprise, trade, and commerce. If the card is reversed, it means the end of a task, toil, or disappointment. कि ये जो कार्ड गेम में यूज किया जाता है, ये ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है. अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो वो किसी चीज़ का हॉल्ट है, किसी चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है, ख़त्म हो जाना है. तो बेसिकली यहाँ पे एलियट बात कर रहा है स्पिरिचुअल जर्नी की. सो वो जो स्पिरिचुअल जर्नी जो कि इंसानों का ख़त्म हो चुका है, एलियट इज ऑफ द व्यू दैट इट शुड कंटिन्यू, इट शुड चेंज इन टू एंटरप्राइज, एडवेंचर, एंड इट शुड बी लुक्ड विद ऑप्टिमिज्म और एज अ मिशन. फिर जो व्हील है, ये जो कार्ड है, that can be justified in two different ways. First, the idea that wasteland exists in a constant circle, day, day and night, season to season. Second, the wheel could represent a time for change. By turning the wheel, one can be making decision to change in their life. Sorry. So ये जो wheel है, that is also a decisive power. या तो ये दिन रात या seasonal change की बात कर रहा है, या this is talking about a change in their life जो कि इस व्हील को घुमाने से, जिसे हम कहते हैं किस्मत का पहिया. सो ये वो किस्मत का पहिया जिसको घुमाने से किस्मत बदल सकती है. एंड देन अगेन वन आइड मर्चेंट. दिस इज अनदर कार्ड नॉट फाउंड इन द ट्रेडिशनल टैरोट डेक. ये भी उसमें नहीं मिलता. तो पहले दोनों कार्ड मिलते हैं, नंबर 3 एंड नंबर 4, द मैन विद 3 स्टैब्स एंड द व्हील, ये उसके पार्ट हैं, लेकिन ये थर्ड वाला उसका पार्ट नहीं है.
This is card not found in traditional deck. The one-eyed merchant card could reference the closing of a single eye because of the fear what one will see. जिस इंसान खौफ से एक आंख बंद करके देख रहा होता है. While one eye remains open, it could be simply to suggest existence. कि इंसान की लाइफ में troubles है लेकिन still a person wants to live and face what is to happen. Then blank card again. So blank card जो है that is an invented card. कि इसने खुद invent किया. The card could represent many different things. First, the fact that if nothing changes in the wasteland will fail to exist. कि कुछ ना बदला तो ये चीज तबाह हो जाएगी. They will become blank, non-existent. Another interpretation of blank card can reflect the imperfection of the reader. But I'm so stressed कि शायद वो इस चीज को पूरी तरह पढ़ नहीं पाती, उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होगी फ्यूचर टेलिंग की, लेकिन वो इस कार्ड के आगे बेबस है. अब इसका फैक्ट यह कि कार्ड with nothing on it could be seen as the fact that she could be wrong about her reading, that she cannot control fate or another's chosen path. कि मे बी वो इतनी परफेक्ट नहीं है कि उसकी रीडिंग, फ्यूचर टेलिंग, हॉरोस्कोप्स को देखना इतना परफेक्ट है, बिकॉज शी इज अनएबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स. तो जब वो कुछ चीज़ों के अंदर महारत नहीं रखती, इट मीन्स कि उसका नॉलेज एक फेलियर है. देन द हैंग्ड मैन. सो हैंग्ड मैन बेसिकली हम देखते हैं कि एक पिक्चर है जिसमें एक हैंग्ड मैन टैरेट कार्ड है और हिज फेस इज ऑलवेज पीसफुल एंड सफरिंग नेवर शोज. सो बेसिकली ये बताया जाता है कि एक सुपरनेचुरल बीइंग, आई गेस इट वाज ओडिन, जो कि उल्टा लटका विद ऑन हिज हील, जो कि बंधी हुई थी ऊपर और उसको नीचे लटकना था. सो द स्टोरी बिहाइंड द हैंग मैन इज वन डे a fool settles under a tree ready to find his spiritual self. He stays there for 9 straight days, never leaving. On the 9th day, he decides to climb up and hang himself upright from the branch, and he is upside down now. At this moment, he gives up a movement, and all that he is wanting is knowing or caring about. Coins fall from his pocket, and he gazes down on them, seeing them not as money but only as round bits of metal. So everything suddenly changes perspective, and this moment, however, will not last. So the main lesson of the hanged man is that we control by letting go, we win by surrendering. It is a card about suspension, not life or death. This is a time of trial and meditation, selflessness, sacrifice, prophecy. So ये वो कार्ड है जो कि बताता है कि आपकी लाइफ के अंदर चेंज आ सकती है, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, आप सरेंडर करके भी विन कर सकते हो. So while typically denoted as negative, this card can actually give a positive understanding. The changing of one's position in life could represent the fact that they're willing to change how they look at life in order to change life itself. कि कई दफ़ा ज़िंदगी को बदलने के लिए हमें अपने आप को भी बदलना पड़ता है, हमें अपना पैराडाइम बदलना पड़ता है, देखने का नज़रिया बदलना पड़ता है. द हैंगिंग मैन कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिपिक्ट द इनएबिलिटी टू डू एनीथिंग अबाउट द वेस्टलैंड. कि हम वेस्टलैंड के हवाले से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कि चलो अपने आप को बदल के देखते हैं. गिवन द मैन इज हंग, ही इज अनेबल टू मूव फ्रॉम हिज पोजीशन, इंस्टेड ही मस्ट स्टे वेयर ही इज एंड वॉच. तो वो जहां पे खड़े होकर देखे और चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें. सो समथिंग मे बी चेंज. अब इनकी रोशनी में अगर आप देखें तो वो जो कार्ड्स हैं वो सारे के सारे हमें मॉडर्न लाइफ से रिलेटेड नज़र आते हैं. किसी में होप है, किसी में फेयर्स हैं, किसी में पैसिमिज्म है. तो ये उसे मॉडर्न सोसाइटी से लिंक कर रहा है एलियट यहाँ. अनरियल सिटी. सो वी कम टू नो दैट ही इज टॉकिंग अबाउट लंडन. सो ये जो है यहाँ पे वो अनरियल सिटी. सो फाइनल स्टेंजा begins with the image of an unreal city, और ये बॉल्डायर का एक वर्क था that was Formulent City, in which a crowd of people, perhaps the same crowd जिसको Sosostris ने witness किया था कि crowd में देख रही हूँ. It flows over London Bridge while a brown fog hangs like a wintry cloud over the proceedings. Eliot twice quotes Dante here in describing the scene. I had not thought death had undone so many. यहाँ पे जो बात कर रहा है, sighs short and infrequent were exhaled. ये भी Inferno से लिया गया, ये दोनों lines.
The first quote refers to the area just inside the gates of hell and second refers to limbo, the first circle of hell. तो ये दोनों लाइंस उसने यहाँ से ली, यानी ये जो हम इसमें देख रहे हैं लाइन, आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी, द थर्ड लाइन, तो ये जो थर्ड लाइन है ये थर्ड कैंटो से ली गई इन्फर्नो के, और जो साइज एंड ये जो फोर्थ लाइन है ये फोर्थ कैंटो से ली गई। अब बेसिकली इट सीम्स दैट जो सिटीज़न है मॉडर्न लंदन के, ये एलियट को यानी they remind Eliot of those without any blame or praise who are related to the gates of hell and who never may be baptized or who now dwell in limbo in Dante's famous vision. Each member of the crowd keeps his eyes on his feet. The mass of men flow up and hill and down in King William Street in the financial district of London, winding beside the church of St. Mary. The narrator sees a man and recognizes as named of Steston. He cries to him, and it appears that two men fought together in a war. Logic would suggest World War. It may be something else. He then asks Steston whether the corpse he planted last year in this garden has begun to sprout or not. Finally, Eliot quotes Webster and Baudelaire back to back, ending the address to Steston in French. Hippocrate, lecture, mon semblable and mon frère. So these are the lines quoted by him. So यहाँ पे ये lines quote करता है स्टेस्टन को। अब बेसिकली ये क्या करना चाह रहा है, ये एक तरह से हमें एक सिंबल दे रहा है, और वो सिंबल किस चीज़ का है, मॉडर्न लाइफ का, जो मॉडर्न लाइफ के अंदर हम देख रहे हैं चीज़ों को हैपन होता हुआ। मॉडर्न लाइफ में क्या हो रहा है बेसिकली, मॉडर्न लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस सिचुएशन जिसमें हमें बहुत सारे लोग टेंशन में नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में नज़र आ रहे हैं। बेसिकली उसने मॉडर्न लंदन दिखाया। इसमें क्या है कि ही कॉल्स इट एन अनरियल सिटी। अनरियल सिटी इन हाउ अनरियल, सो इट इज़ अनरियल इन अ वे कि यहाँ पे हम देखते हैं ब्राउन फॉग छाई हुई है, क्राउड है जो कि लंदन ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, और इसमें कई लोग हैं जिसको आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अनडन सो मैनी, यानी इतने लोग हैं जिनको देख के मुझे नहीं लगता कि ये इतने लोगों को यानी इनके अंदर बदलाव आ चुका है। इनकी साइज शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वर एक्सेल्ड, इनके मुंह से आहें निकल रही हैं जिनको सुना जा सकता है। हर बंदा अपने पाँव को देख रहा है। किंग विलियम स्ट्रीट जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है लंदन का, जो कि हमें फाइनेंशियल इश्यूज या टेंशन से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर वहाँ से जो क्वीन जो सेंट मैरी का चर्च है जहाँ पे 9 डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9 हम सुनते हैं। तो जो डेड साउंड क्यों कह रहा है, क्योंकि जो 9 दफ़ा साउंड क्लिक होती है ये बेसिकली इंसान के दिमाग पे स्ट्रक हो रही है, और दैट शोज़ कि इंसान उसको सुन के भी रिलीजन के पास नहीं जा रहा, रिलीजन से कोई प्योरिफिकेशन नहीं ले रहा, सही नहीं कर अपने आप को, तो इट मीन्स ही इज़ नॉट विलिंग टू। लेकिन उसके अंदर एक गिल्ट है जो इस क्लॉक की स्ट्राइक के साथ साथ उसके दिल पे बज रहा है। फिर उसे वहाँ पे स्टेटसन नज़र आता है और उसे वो कहता है कि तुमने उस लाश को बोया था तो क्या उसमें से कुछ निकला, और फिर वो कह रहा है कि एक डॉग का इमेज देता है। फिर वो हैज़ इट सडनली फ्रॉस्ट डिस्टर्ब इट्स बैड, या क्या इस बर्फबारी ने या कोहरे ने उसको ख़राब तो नहीं कर दिया। ओह कीप द डॉग फॉर हैंड्स, और उसको डॉग से बचा के रखना, दैट्स फ्रेंड टू मैन, वो इंसान का दोस्त है तो वो लाश को इंसान समझे उसके पास ना आ जाए, विद नेल्स विल डिग इट अप अगेन, और उसको कहीं निकाल ना दे, ये ना हो कि हमारी मेहनत बेकार जाए। सो उसके बाद उसे कहता है कि यू हिपोक्रेट रीडर माई फेलो माई ब्रदर। सो बेसिकली यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हम जो कर रहे हैं सब बेकार है, हमारी लाइफ बेकार है, हम जिससे जी रहे हैं वो बेकार है। लंदन कैपिटल सिटी में रह के हमारा हंसना बोलना पढ़ना लिखना सब कुछ बेकार है, क्योंकि हमको अपने यानी वो निहिलिज्म की बात कर रहा है, नथिंगनेस की बात कर रहा है कि इंसान के पास होप ही नहीं है, इंसान एक ही चीज़ को रिपीट करी जाता है। और हमने जिस तरह लाशें बोई हुई हैं, इस तरह हमने फसलों को ऐसे बोया है जैसे हमने लाशें बोई हुई है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर से ज़िंदगी निकलेगी। ये तभी निकल सकती है जबकि हम अपने अंदर एक चेंज लाएं। तो बेसिकली थ्रू आउट द प्ले ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट चेंज, सॉरी थ्रू आउट द पोम ही इज़ टॉकिंग अबाउट द चेंज, कि चेंज ज़रूरी है।
and that change can be the spiritual change, the physical change and the change in thinking. उस ये एक ऐसा पानी होगा चेंज का जो कि ऐसी बारिश हो सकती है प्योरिफिकेशन की जो कि उस बैरन लैंड को, वेस्ट लैंड को ठीक करेगा. सो आई होप के ये एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शायद आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो. सो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून. सो स्टे इन टच. इवन आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये पार्ट इनफ है टू एक्सप्लेन एनीथिंग. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड.